गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का लेसन है वर्ड विचार। वर्ड विचार के पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं। हमने आपको बताया कि हमारी वर्णमाला में 52 यानी कि 52 वर्ड हैं, जिन्हें मुख्य रूप से स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया गया है। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि स्वरों में ह्रस्व स्वर क्या हैं। छोटा अ, छोटी ई, ऊ, री ये ह्रस्व स्वर में आते हैं, जिन्हें मूल ध्वनियाँ कहते हैं, और साथ ही साथ अन्य स्वर दीर्घ स्वरों में आते हैं। अंग और आह ये दोनों अयोगवाह हैं। ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन हैं, इसीलिए इन्हें स्वरों और व्यंजनों के बीच में रखकर लिखा जाता है। स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं और व्यंजन से पहले। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार भी दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है अंग की मात्रा, और चंद्र बिंदु के साथ अनुनासिक के रूप में प्रयोग होता है। अनुस्वार और अनुनासिक का फर्क भी हमने आपको बताया था। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे व्यंजनों की वर्गीकरण। स्वरों को तो हमने आपको बता दिया, दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर भी या मूल ध्वनियाँ भी कहा जाता है। आज हम मुख्य रूप से वर्गीकरण करेंगे ध्वनियों का व्यंजनों के रूप में। व्यंजन के रूप में सर्वप्रथम हम वर्णन करेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन है। स्पर्श व्यंजनों के विषय में भी हमने आपको मुख्य रूप से बताया था। ये 25 हैं, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। ये 25 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से देखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे इस पेज में दिया हुआ है। पहली श्रेणी है स्पर्श व्यंजनों की, जिसमें 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। ता वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म आते हैं। इसके साथ ही साथ इनके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन या र, ला, व, और इनके बाद आता है ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। संयुक्त व्यंजनों में छ, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। इसके साथ ही साथ ड़ और ढ़, जो कि ड और ढ से बने हुए जो व्यंजन हैं, इनको हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं या अन्य वर्ण भी कहते हैं। इनका प्रयोग होता है और इस तरह से हमारी 41 वर्णों का व्यंजन वर्णमाला में तैयार हो जाता है। यानी हमारी वर्णमाला में ये 41 व्यंजन तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। अब आइए देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राणत्व के आधार पर हमने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें अल्प प्राण और महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। अल्प प्राण वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगती है और कम समय लगता है, जबकि महाप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, मुख से ऊष्मा निकलती है, हा की ध्वनि निकलती है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इसके आगे एच लग जाता है, जैसे खा, घा इत्यादि। इन व्यंजनों को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे च, प, भ, ख, घ इत्यादि। अब
अब वर्णों के उच्चारण के स्थान में सबसे कठिन होता है वर्णों को पहचानना। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। आप अपने पुस्तक में ध्यान से देखेंगे। अभी आप देखिए, यहाँ पर मुख का एक चित्र दिया हुआ है और इस मुख के चित्र के अलग अलग पार्ट्स के आधार पर ही उन व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि मुख के जिह्वा के साथ जो समन्वय होता है, जिससे स्वर निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। जैसे अगर कंठ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य कहते हैं। और उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? अ, आ, अह, का, खा, गा, भा और ह। ये इतने वर्ड जो हैं वे आपके कंठ से आते हैं। जब आप कंठ से बोलेंगे, उच्चारण करेंगे सारे वर्डों का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा वर्ड गले से निकल के आ रहा है, कौन सा जिह्वा को, तालु को स्पर्श करता हुआ आ रहा है, कौन सा मूर्धा को स्पर्श करते हुए आता है। तालु यानी जो हमारे जिह्वा के ऊपर, मुख के ऊपर का भाग है, आगे का सॉफ्ट जो पार्ट होता है उसको तालु कहते हैं, और पीछे का जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है उसको मूर्धा कहते हैं। ठीक है, मुख के ऊपर के जो हिस्से हैं उसके दो पार्ट हैं। आगे वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको तालु कहते हैं और पीछे के भाग को मूर्धा कहते हैं। इसी के आधार पर तालव्य और मूर्धन्य का वर्गीकरण होता है। आइए देखते हैं तालव्य में कौन कौन से हैं वर्ड। तालु को स्पर्श करते हुए जो वर्ड आते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं। आइए देखिए कौन कौन से हैं तालव्य में। इ, ई, च, छ, ज, झ, या, श। इन सभी का उच्चारण हम कैसे कर पाते हैं? तालु की सहायता से कर पाते हैं। इनका उच्चारण हम कंठ से नहीं करते, इनका हम उच्चारण तालु की सहायता से करते हैं, इसीलिए इन्हें हम तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य। हमने आपको बताया पीछे के पार्ट को मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा को स्पर्श करती हुई जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो वर्ड निकलते हैं, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ड कहते हैं। आइए देखते हैं मूर्धन्य में कौन कौन से हैं। री, टा, ठा, डा, डा, ढा, रा, पा। ये सब क्या है? ये सब मूर्धन्य है, क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। नेक्स्ट है दंत्य। दंत्य जो कि नाम से ही स्पष्ट है, दांतों का स्पर्श करते हुए, जो हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करते हुए जिन ध्वनियों को निकालती है, जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से किया जाता है, उन्हें दंत्य कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ला, सा, छोटा सा। इन सब का उच्चारण हम दांत की सहायता से करते हैं, इसलिए हम इन्हें दंत्य ध्वनियाँ या दंत्य वर्ड कहते हैं। इसके बाद हमारे मुख में जो ऊपरी अंग है वह है ओष्ठ। ओष्ठ की सहायता से, होठों की सहायता से हम जिन वर्णों का उच्चारण कहते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? दोनों होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड आते हैं। जैसे उ, ऊ, पा, फा, बा, भा। इनका उच्चारण हम किसकी सहायता से कर पा रहे हैं? होठों की सहायता से कर पा रहे हैं। इसलिए ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले इन वर्णों को पा, फा, बा, भा और पा, फा, बा, भा और उ। तो होठों की सहायता से बोले जाने वाले इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अगला का वर्गीकरण आता है कंठ तालव्य का, यानी ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ यानी ग्रीवा, गले और ताल दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। तो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले ये वर्ण हैं ए, ऐ,
ए। इनका उच्चारण आप जब स्वयं करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि अलग अलग जगह से ये स्वर निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है। तो ए क्या है? ये है कंठ तालव्य। नेक्स्ट है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब है गले और होठों की सहायता लेकर बोले जाने वाले वर्ड। अब इन वर्डों में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? ओ, आओ। इसमें क्या हो रहा है? बड़ा ओ और औ, इन दोनों मात्राओं का प्रयोग करते समय, इन दोनों स्वरों का प्रयोग करते समय गले और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। नाम से ही स्पष्ट है, दंत और ओष्ठ यानी दांत और होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को दंतोष्ठ कहते हैं। इसमें जो वर्ड आता है वो है वा। कौन सा ध्वनि है? वा। वा को हम किस में रखते हैं? दंतोष्ठ में रखते हैं। और आखिरी वर्गीकरण आता है जो मुख के अलग अलग पार्ट्स के आधार पर है, वह है नासिक। इसमें मुख और नासिका की सहायता ली जाती है, यानी नाक की सहायता से जब मुख से जो स्वर निकलता है उसको हम नासिकी कहते हैं। इसमें प्रायः आपके अनुस्वार और उससे संबंधित वर्ड होते हैं, अनुनासिक से संबंधित, जैसे अंग, अंगा, जा, ड़ा, ना, मा। ये सब क्या है? ये सब अनुस्वार की सहायता से ठीक उसी प्रकार बोले जाने वाले वर्ण हैं जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। इसीलिए नासिका यानी नाक, नाक की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। अगला जो वर्गीकरण का हमारा आधार है स्वर और व्यंजनों का, उसमें स्वर तंत्रियों का आधार लिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। यानी स्वर निकालने के लिए जो जो बॉडी पार्ट प्रयोग हो रहा है उनके आधार पर वर्गीकरण की तंत्रियों से, स्वर तंत्रियाँ यानी स्वर निकालने वाली हमारी ग्रीवा से लेकर मुख तक के जो तंत्रियाँ हैं, इनके द्वारा जो वर्ड निकलता है वो कौन कौन सा है, उस आधार पर इसका वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो अघोष वर्णों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी कि जिनका स्वर निकालते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले से जो ध्वनि निकलती है उसमें कहीं कोई कंपन नहीं आने पाता, किसी भी हिस्से में गले से लेके मुख तक बाहर निकलते समय कोई कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। जबकि सघोष ध्वनियाँ क्या हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, यानी घोष के साथ, कंपन के साथ, ज़्यादा तीव्र वाणी में ज़्यादा तीव्र प्रभाव के साथ जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंपन होता है। कहाँ कंपन होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष ध्वनियों में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, स और स, यानी कि बड़ा श, षटकोण वाला श और स, छोटा सा, ये तीनों ऊष्म वर्ण, और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी जो पहले वर्ग का क्या है? क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ठीक है, प वर्ग का प फ। तो ये जो पहले और दूसरे वर्ण हैं हर वर्ग के, किसके? स्पर्श व्यंजन के प्लस ऊष्म व्यंजन का, बड़ा श, षटकोण वाला श, छोटा सा, और ये सब मिलकर के क्या बनते हैं? अघोष। सघोष में क्या क्या आते हैं? सभी 11 स्वर सघोष में आते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो अघोष हो जाता है, तो जाहिर सी बात है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग सघोष का होता है। यानी तीसरा प्रत्येक वर्ग, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक का प्रत्येक वर्ण पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। अर्थात उनके जो बोलने का आधार है, उस बोलने के आधार पर उस स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये है जैसे काखा वर्ग से, आप का वर्ग से लीजिए तो क्या आ जाएगा? काखा अघोष में चला गया, और गा, घा, अंगा किस में आ गया? सघोष में आ गया। इसी तरह चा वर्ग में आइए, चा छा तो अघोष हो गया, फिर जा, झा, इया, ये किस में आया? सघोष में आया। इसी तरह से
टा ठा तो अघोष में आया, डा ढा ड़ा ये किस में आ गया, सघोष में आ गया। तो 11 स्वर जिसमें आ से लेकर के ओ औ ए ऐ तक हैं, सारे के सारे स्वर 11 और सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है, सघोष है। आशा है आपको वर्णमाला में सघोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और व्यंजनों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियों का प्रयोग होता है, जिसका हमने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दिया था, जैसे ज, व और अ जो डॉक्टर में लगता है, बॉल में लगता है, डॉल, बॉल, ना ओ होता है और ना आ होता है। इसके बीच का जो स्वर होता है, जो मात्रा होती है, ये इंग्लिश से, रोमन से आई है हिंदी में, और उर्दू फारसी से ज और फ ध्वनियाँ आई हैं, जिन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इन आगत ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अन्य ध्वनियाँ भी कहते हैं, जो कि बाहर से अन्य भाषाओं से ली गई हैं, इसलिए अन्य ध्वनियाँ या आगत ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से आई हैं तो आगत ध्वनियाँ कहते हैं। संयुक्ताक्षरों में छ, त्र, ज्ञ और श्र का प्रयोग किया जाता है। इनको हम आपको वर्णमाला लिखते समय बता चुके हैं। आशा है वर्णमाला का यह दूसरा भाग आपको समझ में आया होगा। कहीं से भी कुछ समझने में परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं फिर से प्रयास करूंगी आपको एक नए तरीके से समझाने का। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।